नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता वर्मा। आइए बात करते हैं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के बारे में, जिसका एनकाउंटर तो हो चुका है, लेकिन ये एनकाउंटर क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, और भी बहुत सी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों का एनकाउंटर परीक्षा डैम के पास उस जगह पर किया गया जहां आगे का रास्ता बंद था। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार बाइक असद चला रहा था। जब गोली चली तो असद और गुलाम दोनों ढेर हो गए। इस घटना एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपियों के साथ घटना स्थल पर मिली बाइक का भी जिक्र हो रहा है। असद एनकाउंटर को लेकर और भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो बाइक असद चला रहा था उस बाइक पर कोई खरोच नहीं आई है। घटना स्थल पर पहुंचे पत्रकारों को भी बाइक की चाबी भी नहीं मिली। सवाल जानने से पहले आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं ये एनकाउंटर झूठा तो नहीं, और अगर असद का एनकाउंटर हुआ है तो अचानक से ये सब कैसे हुआ। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर किए जाने पर यूपी पुलिस ने दावा किया है। पुलिस का दावा है कि अतीक को छुड़ाने की साजिश रची जा रही थी, इसलिए असद झांसी पहुंचा था। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि असद गैंग के लोगों के साथ मिलकर अतीक के काफिले पर हमला करने की तैयारी में था। पुलिस को इसका इनपुट मिला। इसके बाद एसटीएफ एक्टिव हुई और गुरुवार को यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में असद और अतीक गैंग के शूटर गुलाम मोहम्मद को मार गिराया था। हालांकि यूपी पुलिस का ये दावा कितना सच है, ये मजिस्ट्रेट की जांच के बाद ही पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश के मुताबिक एनकाउंटर के बाद एक मजिस्ट्रेट से मामले की जांच करानी होती है। अब बात करते हैं उन सवालों की जो एनकाउंटर के बाद उठ रहे हैं। सबसे पहला, बाइक में नहीं थी कोई खरोच। जी हाँ, यूपी एसटीएफ के मुताबिक असद और गुलाम के पास बाइक थी जो वहां पलटी हुई दिखी, जिसने हम सबने देखा। घटना स्थल पर असद का शव, असलहा, बाइक, कारतूस पड़े हुए थे। वहां लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी भी पहुंचे थे। बाइक से करीब 50 मीटर दूर पुलिस की गाड़ी थी। गाड़ी के कोई पार्ट्स टूटे नहीं थे और ना ही कोई खरोच आई थी। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि बाइक पलट गई लेकिन उसमें खरोच क्यों नहीं आई। अब दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि जहां पर ये घटना हुई वहां पर बाइक की चाबी भी नहीं मिली। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद झांसी की लोकल पुलिस से पहले मीडिया वहां पहुंची थी। एनकाउंटर के बाद जब मौके पर मीडिया पहुंची तो वहां बाइक की चाबी भी नहीं मिली। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बाइक पुरानी थी तो चाबी ढीली होने के बाद कहीं गिर गई हो, लेकिन वहां आसपास भी चाबी नहीं दिखाई दी। अगर कोई एनकाउंटर के बाद बाइक से गिरता है तो उस समय बाइक से कोई चाबी नहीं निकालेगा। अब तीसरा और एक सवाल है, बाइक की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर गायब। यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद जिस बाइक को बरामद किया है उसकी नंबर प्लेट गायब थी और चेसिस नंबर भी नहीं था। ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि बाइक चोरी की हो सकती है। अभी इस बाइक के ऑनर का पता नहीं चल पाया है। हालांकि बाइक का इंजन नंबर भी होता है, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं इसी बात की है कि वो चोरी की ही होगी। हालांकि पुलिस ने बाद में सबूत और उसके तौर पर बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है और लोडर में रखकर बड़ा गांव पुलिस थाने में पहुंचा दिया है। अब चौथा के सवाल आपको बता रहे हैं कि बाइक पलटी लेकिन हेलमेट नहीं मिले। बिना हेलमेट के बाइक चलाना ये कानूनन जुर्म है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा असद और गुलाम के पास कोई हेलमेट नहीं मिला। यूपी पुलिस के मुताबिक ही असद और गुलाम करीब 45 दिन से लापता थे और वो अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे। वो बिना हेलमेट के कैसे घूमेंगे? वो अपना चेहरा जनता को नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम जो घोषित किया था। इसके अलावा इससे ट्रैफिक पुलिस का फेल्योर भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बिना हेलमेट के अजमेर सहित कई शहर होते हुए झांसी पहुंचा और यहाँ भी बिना हेलमेट के घूम रहे थे। पांचवा और सवाल आपको बताते हैं, पथरीले रास्ते पर बाइक का पीछा इतनी देर में कैसे किया। यूपी एसटीएफ टीम ने झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में असद और शूटर गुलाम का एनकाउंटर किया। एसटीएफ ने बताया कि ये दोनों परीक्षा डैम के आसपास छिपे हुए थे। वो जगह नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर दूर थी।
उस जगह तक पहुंचने के लिए पगडंडी बनी हुई है जो कि पथरीली, कच्ची और ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ कोई भी गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा गति में नहीं चल सकती। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जब एसटीएफ दोनों का पीछा कर रही थी तो ये इस रास्ते पर लोग कितनी दूर कैसे जा सके थे। एनकाउंटर वाली जगह को लेकर भी सवाल उठ रहा है। असद का जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया वो जगह नेशनल हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर है। हाईवे से उतरते ही पगडंडी है और इसके बारे में बाहर के लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। यूपी पुलिस के मुताबिक ही असद और गुलाम राजस्थान और दूसरी जगहों पर छिपे हुए थे और भागकर झांसी आए थे। उन्हें रास्ते के बारे में जानकारी शायद ही होगी। इसके अलावा जब वो राजस्थान की ओर से आ रहे थे तो रास्ता रॉन्ग साइड पड़ता है तो बाइक वाले को दिखाई नहीं देगा। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां से दोनों टोल 30 किलोमीटर थे। आसपास कोई ढाबे वगैरह भी नहीं थे। असद की मौत पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। योगी सरकार जहां इसे उपलब्धि के तौर पर बता रही है, वहीं विपक्ष ने मुठभेड़ पर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसे भाईचारे के खिलाफ बताया है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके अलावा ओवैसी ने भी कहा है कि मुस्लिम होने की वजह से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया गया है। बता दें, राजनीतिक बयानबाजी के परे एनकाउंटर को लेकर कानूनी बहस भी छिड़ने की संभावना है। इसके पहले कई केस में ऐसा हो चुका है जब अदालतों को जांच के निर्देश देने पड़े। असद अहमद का एनकाउंटर की कहानी यही खत्म नहीं होगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट की जांच का इंतजार करना होगा जो पुलिस की थ्योरी और इस मुठभेड़ की जांच करेगा। लेकिन उससे पहले उन 3 बड़े एनकाउंटर केस की बात कर लेते हैं जिन्होंने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। आपको याद होगा हैदराबाद एनकाउंटर केस। चलिए आपको बताते हैं। 2019 में हैदराबाद में एक वेटरनरी डॉक्टर की गैंगरेप की हत्या हो गई थी। इस घटना से पूरे देश में उबाल आ गया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा था। चारों आरोपी गिरफ्तारी के बाद हुए एक एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर उसी जगह के पास हुआ जहां महिला की लाश मिली थी। पुलिस चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद सीन रिक्रिएट कराने के लिए घटना स्थल पर ले गई थी। पुलिस ने बयान में कहा कि पुलिस की पिस्टल छीनकर चारों आरोपी भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की जिस पर आरोपियों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में चारों मारे गए। इस एनकाउंटर ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। कई बड़ी हस्तियों ने एनकाउंटर की वैधता पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीएस तिरुपुरकरन की अध्यक्षता में एनकाउंटर की जांच के लिए एक आयोग बना। इस आयोग ने पुलिस के दावों का खंडन किया और कहा कि जानबूझकर मारने के इरादे से गोली चलाई गई थी। आयोग ने कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा या आरोपियों को फिर से गिरफ्तारी करने के लिए गोली नहीं चलाई, इसलिए सभी 10 पुलिस अधिकारियों पर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने का मुकदमा चलाना चाहिए। कमेटी ने कहा कि पुलिस ने पिस्टल छीनकर भागने की मनगढ़ंत कहानी बनाई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने आगे की कार्रवाई तय करने के लिए मामले को हाई कोर्ट में भेज दिया। तब यह मामला तेलंगाना हाई कोर्ट के पास है। विकास दुबे एनकाउंटर, ये एक बहुत बड़ा एनकाउंटर था जो आज भी याद किया जाता है। ये ऐसी खबर थी जो काफी सुर्खियों में थी। तो चलिए थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर कानपुर के बिकरू का गांव में साल 2020 में तलाशी अभियान पर गई पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने हमला बोल दिया था। इसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। मामले के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया था। इसके बाद यूपी लाते समय हुई एक मुठभेड़ में वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास दुबे को ला रही गाड़ी रास्ते में पलट गई। इसके बाद विकास ने पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में वो मारा गया था। एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस ने दावा किया था कि दुबे का एनकाउंटर मनगढ़ंत नहीं था, वह पुलिस को मारना चाहता था। सुप्रीम कोर्ट ने तब मुठभेड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग नियुक्त करने का फैसला किया था। बाद में अदालत ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व जज और यूपी के पूर्व पुलिस महानिदेशक शामिल थे। आयोग ने बाद में पुलिस को क्लीन चिट भी दी थी। अब एक और जो एनकाउंटर हुआ था उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इशरत जहां एनकाउंटर, शायद आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो चलिए आपको बताते हैं इस एनकाउंटर के बारे में। 2000
2004 में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में हुई एक कथित मुठभेड़ में मुंबई की रहने वाली 19 वर्षीय इशरत जहां 3 अन्य लोगों के साथ मर गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि तीनों गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से आए थे। 2009 में मजिस्ट्रेट जांच ने एनकाउंटर को फर्जी कहा था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया। हालांकि एसआईटी ने भी माना कि मुठभेड़ फर्जी थी। इसके बाद सीबीआई ने गुजरात पुलिस के कई अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बाद में एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारियों डीजी वंजारा और एनके आमीन को इशरत जहां और 3 अन्य के फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोप से बरी कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं देने का फैसला किया था। सरकार ने कहा था कि ये अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बाद में 6 अधिकारियों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। जहां से एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीबी रिश्तेदारों द्वारा प्रयागराज के कसरी मसरी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी माफिया अतीक अहमद और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाई। अतीक अहमद ने आज सेशन कोर्ट में जनाजे में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन सुनवाई होने से पहले ही असद को उसके दादा और दादी की कब्र के पास दफना दिया गया। तो दिन भर की बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर।